इंडिया इमर्जिंग एज ए ग्लोबल लीडर चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स के टॉपिक पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत में होते विकास और भारत के विश्व गुरु बनने की राह पर आने वाली अड़चनों को लेकर चर्चा की गई। जिसमें राजनीतिक तौर पर, कानूनी तौर पर हम क्या बदलाव या क्या कदम उठाए कि भारत विश्व गुरु बन सके। इंडिया इमर्जिंग एज ए ग्लोबल लीडर और चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स सेमिनार का आयोजन इंद्रप्रस्थ विचार मंच की तरफ से किया गया, जिसका संचालन प्रेम शंकर सिंह, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट और राजीव श्रीवास्तव ने किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, बीजू जनता दल से राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार, पूर्व आईपीएस अधिकारी और प्रयास संस्था के फाउंडर अमोद कांत, गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन, सियाराम सिंह बीजेपी बिहार आईटी सेल और अक्षय कपूर बीजेपी दिल्ली इंटेलेक्चुअल सेल, ये सभी गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। सबसे पहले राकेश सिन्हा ने कहा कि इतिहास में व्यक्तित्व का महत्व होता है। रूस में लेनिन ने, इंग्लैंड में चर्चिल ने, अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने जो भूमिका अदा करी, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वही भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन इतिहास में तीन चीजों की भूमिका होती है। एक राष्ट्र की ताकत की, दूसरा राष्ट्र की दृष्टि की और तीसरा राष्ट्र के नेतृत्व। जब इन तीनों चीजों का समागम हो जाता है, वह राष्ट्र दुनिया में अपने वैचारिक आधिपत्य को स्थापित करता है। आजादी के बाद पहली बार भारत उस दौर से गुजर रहा है और गुजरने का एक बड़ा कारण है। जिस प्रकार से इतिहास में व्यक्तित्व की भूमिका होती है, रूस में लेनिन ने, इंग्लैंड में चर्चिल ने, अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने जो अपने समय में भूमिका अदा की, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी भूमिका में भारतीय राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। भारत वही था, भारत की ताकत भी लगभग वही थी, लेकिन भारत आज वह नहीं है जो भारत 2014 से पहले। शायद हम में से बहुत से लोगों को लगा कि संभवतः सिर्फ सत्ता परिवर्तन हो रहा है, नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, पार्टी का परिवर्तन हो रहा है, एक पार्टी दूसरे को विस्थापित कर रही है। लेकिन जिन लोगों ने हम पे 200 वर्षों तक राज किया, उन्होंने भांप लिया कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, यह परिवर्तन किसी गहरे परिवर्तन को जन्म देने वाला है। इसलिए द गार्डियन अखबार में 18 मई 2014 को एक संपादकीय लिखा। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ लेने की का बेला था। उसने लिखा था, फाइनली ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट यू। ब्रिटेन के लोग 1947 में भारत छोड़ गए थे, लेकिन भौतिक रूप में छोड़ गए थे। मानसिकता इस देश में, अंग्रेजियत मानसिकता इस देश में थी और आज भी कुछ हद तक है। जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर कहा, बादशाही मानसिकता। इसी बादशाही मानसिकता को उखाड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा रखा। जब आंतरिक परिवर्तन होता है, उस आंतरिक परिवर्तन से जनता की ताकत यानी लोक शक्ति एक सामूहिक चेतना के रूप में दुनिया के सामने खड़ी हो जाती है। फिर दुनिया को लगता है कि भारत सिर्फ भूगोल नहीं, भारत सिर्फ पहाड़, जंगल, लोगों का एक भूभाग नहीं, यह एक ऐसी ताकत है जो विचार के रूप में, धन शक्ति के रूप में, एक दृष्टि के रूप में दुनिया में अपना कदम बढ़ा रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1700 कानूनों को समाप्त किया, जो कानून ब्रिटिश राज ने 200 साल पहले, 150 साल पहले, 100 साल पहले बनाए थे, जिन कानूनों पर भारत की दृष्टि नहीं गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान में जाकर 2 बातों की घोषणा की, जब उन्होंने बताया कि
विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी 2015 में जापान की विदेश की पहली यात्रा में कहा विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। तो चुनौती चीन को थी, चीन को चुनौती भी थी, चीन को सावधान भी किया जा रहा था कि अब युग विकास का है, विस्तारवाद का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ जापान ही नहीं गए, एक छोटा सा देश मंगोलिया, जो देश विस्तारवाद और साम्राज्यवाद से आज भी आतंकित है, ये भारत के प्रधानमंत्री का वह वैश्विक दायित्व बना। उन्हें यह महसूस हुआ मैं सिर्फ 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधि नहीं हूं। जब भारत कहता है हम विश्व गुरु बनेंगे, यह कोई हल्की बात नहीं है। दुनिया की जिम्मेदारी लेना भी विश्व गुरु बनने की क्यों कदम बढ़ाने जैसा होता है। इसलिए मंगोलिया गए, वियतनाम गए और उन देशों को संदेश दिया कि एक बड़ा देश, 130 करोड़ वाला देश, कैलाश पर्वत वाला देश, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, तुम्हारे विकास के लिए, तुम्हारे साथ कदम बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा है। और उन साम्राज्यवादियों को चुनौती दी कि हम इसके साथ हैं, यदि आंख से आंख मिलाना हुआ तो हम आंख मिलाएंगे। वहीं बीजू जनता दल से राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने कहा कि विदेशी मीडिया हमें विकसित होते नहीं देखना चाहते। इनमें उन्होंने बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र किया। And it is very relevant that we are talking of this idea of Vishwaguru when we are celebrating 75 years of our independence. आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम लोग मना रहे हैं और अमृत काल जो अभी नेक्स्ट 25 साल जो अभी अमृत काल कहा जा रहा है 2047 में 2047 when we will be celebrating 100 years of our existence as an independent nation. Definitely, we will be one of the most advanced nations in the world. There is no doubt about it. I don't have an iota of doubt in my mind that by 2047 we will be truly a Vishwaguru and one of the most advanced nations. Now, when I say advanced nation, I do not necessarily mean it in the military sense. Now, अभी मेरा एक्सपर्टीज चाइना पे है। मैं ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री फोरम में तिब्बत का नेशनल कन्वीनर भी हूँ। फिलहाल मैं ताइवान में गया था 6 साल के बाद। I literally fought government of India to go to Taiwan in the month of October. So I do not wish to see India as a belligerent power, as we see China, the world bully today. Rather, हमारा जो शक्ति है, हमारा जो वर्ल्ड में जो पावर प्रोजेक्शन है, that is largely because we are a benign power, we are a soft power. सॉफ्ट पावर के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी होगा। प्रोफेसर जोसेफ नाइक फ्रॉम हार्वर्ड इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट एंड आई हैड द गुड फॉर्चून टू बी स्टूडेंट एज वेल। सो हार्ड पावर सबको पता है, मिलिट्री, आई स्पोक अबाउट द मिलिट्री माइट, इकोनॉमिक पावर। आज यूएसए इज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, चाइना इज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। चाइना का जीडीपी इज 5 times ours एंड द वे चाइना इज बिहेविंग एज ए स्कूल बुली, it's largely because of its economic might. Net security provider. आप देखिए, मैंने उदाहरण दिया श्रीलंका का, अफगानिस्तान का, म्यांमार का। इंडिया ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट, which is normally hostile, most of the international media is hostile towards India because they do not want to see India as a rising power. They are in fact jealous because आप न्यूयॉर्क टाइम्स को देखेंगे, बीबीसी को देखेंगे, कैसे वो लोग कह सकते हैं कि आज इंडिया इतना मजबूत बनते जा रहा है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट इज अ थिंक टैंक which has not been very kind towards India's growth. Even Brookings Institute has called the nation the neighborhood's first responder. जब भी कहीं पे हमारे neighborhood में कहीं पे कुछ होता है, तो India is the first country to respond. And मैंने कहा farmers of the world, 200 देशों को, 200 nations received Indian pharma products. कोविड के समय में मास्क, सैनिटाइजर, इंजेक्शंस were sent to 150 plus countries. 150 देशों को हमने भेजा है। 96 countries received vaccine from India. 96 countries. वैक्सीन जो ऑपरेशन मैत्री के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि 2.4 बिलियन 240 करोड़ डोजेस have been administered. 240 करोड़. This is the country where everyone thought there will be
डेड बॉडीज एवरीवेयर. सब यूएस इनफैक्ट वाशिंगटन पोस्ट ने कहा था जब कोविड फर्स्ट वेव शुरू हुआ था दैट इंडिया विल बी द वर्स्ट सफरर ऑफ कोविड एंड विल हैव डेड बॉडीज लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया. बट डेमोग्राफी में हमारा पॉपुलेशन इज नाउ 140 करोड़, 1.4 बिलियन. उसमें से 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अंडर 35. 35 साल से नीचे हमारा पॉपुलेशन 66% है. 25 साल से नीचे हमारा पॉपुलेशन 50% है. आधा पॉपुलेशन हमारा 25 साल से कम है. जो वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन दैट वर्किंग एज बिटवीन 15 टू 59, 15 से 60 साल. अगर आप ये पॉपुलेशन जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अगर इसको आप ठीक से अगर यू डू नॉट लेवरेज दिस पॉपुलेशन, अगर इसको आप ठीक से यूटिलाइज नहीं करेंगे, देन दिस विल बिकम अ डेमोग्राफिक लाइबिलिटी फॉर अस. तो ये मुझे लगता है कि दिस इज अ ग्रेट चैलेंज फॉर द कंट्री. और मैं देख नहीं रहा हूँ उस दिशा में सरकार या फिर कोई भी सरकार हो यहाँ पे, बिकॉज यू मेंशन दैट इज नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म. आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू बी ओपन माइंडेड and give constructive criticism. We have 2 crore people, 2 crore youth joining the workforce. Where are the jobs? Where are the job opportunities? I don't see that happening. I think this is the single biggest critique of mine of this government, that we are not doing enough to generate jobs. Yes, we have many flagship schemes, but ये मुझे लगता है बहुत बड़ा एक concern है. The demography, how do you handle the demography? गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन है. उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल की तारीफ की और डायरेक्ट टैक्स में हुई बढ़ोतरी, उसके बारे में भी बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री की तारीफ करी. अगर ये अमृत काल के जब प्रधानमंत्री जी बात करते तो आर्थिक रूप से भारत को सशक्तिकरण का काम जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 से शुरू किया है, वो एक महत्वपूर्ण पहलू है. और इसी कारण विश्व आज हमें लीडरशिप के रोल में मानता है. इसमें 3 छोटी बातें मैं आपके सामने रखूंगा. वह यह है कि आर्थिक रूप से जब हमें सशक्तिकरण करने की बात है, क्योंकि समय कम है, संक्षिप्त में मैं रख दूंगा बुलेट पॉइंट के रूप में. तो सबसे बड़ी बात 2014 में क्या था, जो सोशल डिलीवरी मैकेनिज्म जो था भारत में, उसके अंदर बहुत सारी लीकेजेस और करप्शन का टारगेटेड डिलीवरी के रूप में काम नहीं होता था. प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वगैरह को लेकर, फिनटेक को, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को, जनधन अकाउंट के द्वारा जो पूरा सोशल वेलफेयर जो स्ट्रक्चर है देश का, उसके अंदर से लीकेज और करप्शन और उसको पूरी तरह से खत्म किया. और इसके कारण जब राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में 27 लाख करोड़ का हमने जो जन कल्याणकारी योजनाओं में पैसा जनता को दिया, उसमें से एक भी पैसा लीकेज के रूप में नहीं गया है. एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया. इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, उसको मैं यही छोड़ देता हूँ. दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को चलाने के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है. आज ही प्रधानमंत्री जी ने सवेरे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस में कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में हमने 16.5 लाख करोड़ का इस बार कलेक्शन किया है. या पिछले बार के बजट एस्टिमेट से, रिवाइज एस्टिमेट से भी 3.5 लाख करोड़ की उसमें बढ़ोतरी हुई है. इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 18 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ. 1,60,000 करोड़ से डेली मंथली कलेक्शन बढ़ रहा है. और ये तब है जब इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जीएसटी के अंदर जो एवरेज पहले 2016 के पहले 25 से 30% था, उसको घटा के आरबीआई की रिपोर्ट है कि 11.6% का एवरेज नेट टैक्स न्यूट्रल रेट जीएसटी के अंदर हमने कम कर दिया. और डायरेक्ट टैक्स में लोग कहते थे कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया इंटरनल, उसमें भी 30% से घटा के आज 25% है. स्टार्टअप और कॉर्पोरेटिव सेक्टर में 15% का टैक्स है. तब भी रिवाइज एस्टिमेट से कलेक्शन दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में इतना बड़ा है. उसका कारण इसलिए है कि लोग पैसा नहीं है, लोग टैक्स तो पहले भी देते थे, लेकिन सरकार ने उसके अंदर से भ्रष्टाचार को खत्म करके वो सीधा सरकारी खजाने में जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की है. जीएसटी को ऑनलाइन किया है, वर्चुअल असेसमेंट को किया है, बहुत तरह की चीजें सरकार ने जो टैक्स को किया, तो यहाँ रिसोर्सेज को भी बढ़ा दिया है. पूर्व आईपीएस और प्रयास संस्था के फाउंडर
मुख्तार ने भारत के लॉ में सुधार की आवश्यकता को जाहिर करते हुए कहा कि हमें अपने कानून व्यवस्था के आर्किटेक्चर में सुधार की जरूरत है, जिसके बिना सभी सुधार नाकाफी है जब तक कानून व्यवस्था के आर्किटेक्चर में सुधार नहीं हो जाता। भारतवर्ष की पूरी जो न्यायिक परंपरा है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या लीगल सिस्टम, इसमें एक भयानक विरोध है और इस विरोध को हम तो ठीक नहीं कर पाएंगे। यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लोग वकील नहीं कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकते हैं, जुडिशरी थोड़ा बहुत कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता है। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था भारतवर्ष, सबक मांगे। और 1857 के बाद क्राउन ने टेक ओवर किया। जो सही सरकार आई, ब्रिटिश सरकार आई, वो 1857 के बाद आया, यानी क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। और जब टेक ओवर किया तो एक बहुत ही खतरनाक किस्म का, बहुत ही चालाक और बहुत तेज एक महान एक शास्त्री था, कानूनविद था, सभी जानते हैं, थॉमस बैरिंगटन मैकॉले, सब लोग जानते हैं, मैकॉले को सभी जानते हैं। मैकॉले और उसके मित्रों ने मिलकर के एक जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्रिएट किया, वो इसलिए नहीं किया कि भारत आजाद कभी हो जाएगा और इसके इस्तेमाल हो, या भारत के लोगों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए, उनको न्याय देने के लिए या उनमें विकास लाने के लिए। ये तमाम चीज़ें मैकॉले ने नहीं लाया था यार, उसने एजुकेशन भी लाया। मैकॉले ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारतवर्ष की कानूनी परंपरा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या लीगल सिस्टम और एजुकेशन, दोनों का जो जनक था मैकॉले था, और इन दोनों ने एक बुनियादी परेशानियां पैदा कर दी इस देश में। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंडियन पिनल कोड, CRPC, एविडेंस एक्ट और पुलिस एक्ट, ये आधार है। और ये आधार ऐसे हैं कि ये बदलेंगे नहीं। ये इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आर्किटेक्चर है और इस आर्किटेक्चर से आप निकल नहीं सकते। और यही वजह है कि आज तक उनको बनाया गया था भारतवर्ष को सर्टिफिकेटेड रखने के लिए। तो हमारा पूरा जो गवर्नेंस सिस्टम है, पूरा एक लीगल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे आर्किटेक्चर के अंदर काम करता है। और यही कारण है कि बहुत साल से हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, पुलिस रिफॉर्म्स किया है। 1996 से लेके 2006 तक सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई, आप जानते हो, प्रकाश सिंह हमारे सीनियर थे पुलिस के, उन्होंने एक बहुत पावरफुल जजमेंट दिलाया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और उस जजमेंट के मुताबिक पुलिस में रिफॉर्म्स होना चाहिए। कोशिश की गई, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने देखा 34 साल में, कि ये रिफॉर्म आ भी जाते हैं तो भारतवर्ष के कानूनी तंत्र में कोई फर्क नहीं आएगा। बहुत छोटी छोटी बातें, कॉस्मेटिक बातें। जब तक कि ये आर्किटेक्चर जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, लोकल स्पेशल लॉज 1860s के और पुलिस एक्ट में जब तक बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा, हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों इस बात को कि हाल में प्रधानमंत्री भी चर्चा कर रहे थे और जस्टिस चंद्रचूड़ भी चर्चा कर रहे थे। बात हो रही थी कि 5 करोड़ केसेस भारतवर्ष में, 5 करोड़ केसेस, और ये चारों तरफ से टूट रहा है धर्म ये। और हमारे जेल में करीब करीब 76% वो लोग रहते हैं जो लोग प्रोसिक्यूटेड होते हैं, यानी उनका कन्विक्शन नहीं हुआ, अंडर ट्रायल केसेस होते हैं हमारे जेल में अधिकतर। तो ये लोग जो रह रहे हैं, और जिस ढंग से हमारे यहाँ पूरा तंत्र चल रहा है, उसमें आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसकी आवश्यकता भी है कि उसमें हम परिवर्तन लाएं। दूसरी तरफ अगर आप आगे बढ़ें तो भारतवर्ष का संविधान एक ड्रीम डॉक्यूमेंट है, हाई क्वालिटी ड्रीम डॉक्यूमेंट। संविधान में हर वो चीज़ धीरे धीरे आ रही है जिसकी जरूरत हमको थी। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे 30-40 साल पहले, तो हमको लगता था पता नहीं क्या संविधान बना दिया, कट एंड पेस्ट, अमेरिका से, कुछ इंग्लैंड से, कुछ फ्रांस से लाके भर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है, संविधान की गरिमा, इसकी महिमा और ये क्या चीज़ है हम समझ रहे हैं। शायद ये संविधान नहीं होता तो इस देश में बड़ी परेशानियाँ होती हैं, आप बताएंगे इस पर। यहाँ का डेमोक्रेटिक सेटअप, ये सब संविधान की वजह से। संविधान ने ही बचाया है भारतवर्ष को। बहुत सारी चीज़ें होती रही, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। उस संविधान से निकली हुई, संविधान के बाद और पहले जो दूसरा काम मैं कर रहा हूँ, उससे संबंधित जो सोशल लेजिस्लेशन है भारतवर्ष, चिल्ड्रन, विमेन, डिसेबल्ड, एल्डरली, पॉवर्टी एलिमिनेशन, इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई जो सोशल लेजिस्लेशन भारतवर्ष के हैं, ये सोशल लेजिस्लेशन समय से बहुत आगे है। यूरोपियन या अमेरिकन या दुनिया के किसी भी देश के हमारे जो ये सोशल लेजिस्लेशन हैं वो और ज़्यादा आगे हैं, लेकिन हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा मिसाल के तौर पर, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 2016, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का 1986 का है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो है, या ट्रैफिकिंग के लॉज जो है, एंटी ट्रैफिकिंग लॉज है, इनमें
चाइल्ड लेबर की संख्या या ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है जिनको ये न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ये है कि हमारा जो आर्किटेक्चर है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो गलत है। ये तमाम कानून, ये संविधान, ये तमाम चीज़ें आज कारगर इसलिए नहीं हो रही हैं, ये समथिंग रॉन्ग विद द फंडामेंटल आर्किटेक्चर ऑफ इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस। ये एक बात को पेश करना चाहता हूँ और ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर 34 साल मैंने पुलिस का काम किया इस सिस्टम के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वहीं इस कार्यक्रम के अंत में कई एनजीओ और समाज के लिए काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।